नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विवेक राय। आप देख रहे हैं एबीपी लाइव और आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम नया साल नया संकल्प, यानी कि जो नया 2024 आने वाला है उसमें क्या नया संकल्प जो अलग तमाम शख्सियत हैं वो क्या ले रही हैं। और आज के जो हमारे खास मेहमान हैं वो हैं नितिन अग्रवाल जी। नितिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीपी न्यूज़ में। धन्यवाद। नितिन जी, 2024 मात्र चंद दिनों में ही आने वाला है। किस तरीके से और क्या नया संकल्प, अगर नितिन अग्रवाल की बात की जाए एज एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, नितिन अग्रवाल क्या नया संकल्प लेने वाले हैं 2024 के लिए अपने लिए? देखिए, 2024 नया साल बड़ा साल है क्योंकि देश में आम चुनाव भी होना है और देश में नई सरकार का गठन भी आना है। जी। मैं एक पार्टी के कार्यकर्ता की हैसियत से जी। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का केवल एक ही संकल्प होगा नए वर्ष में कि आने वाले आम चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार देश में एक पॉपुलर सरकार बने, गुड़ बहुमत की सरकार बने। जी। और मैं समझता हूँ यही संकल्प मेरा भी है और सभी का है कि जिस तरीके से देश में विपक्ष राजनीति पे उतरा है और इतनी गिरावट की राजनीति पे आज विपक्ष आ गया है, ये संकल्प हमारा है कि इस बार इस विपक्ष को जवाब देने के लिए देश की जनता, 140 करोड़ की जनमानस मोदी की गारंटी को, क्योंकि मोदी जी ने की जो गारंटी है, जो उन्होंने कहा वो किया, उस गारंटी पे जो विश्वास लोगों का है, हम सब लोग इस आने वाले समय में मोदी जी के नेतृत्व में 350 सीटें जीतकर उन एक बड़ी और बहुमत की, गुड़ बहुमत की सरकार बनाए। सर, ये तो इंडिविजुअल बात करते करते पर फिर आप पॉलिटिकल बात में लेके चले गए। अगर एज अ नितिन अग्रवाल की बात की जाए, आपके परिवार को आपसे तमाम उम्मीदें रहती हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिटी के तौर पर क्या ऐसा संकल्प परिवार के लिए, कुछ अलग संकल्प, परिवार को ज्यादा समय देने का संकल्प, अपने क्षेत्र की जनता को कुछ अलग संकल्प, उनके लिए कुछ अलग संकल्प, कुछ ऐसा भी कुछ सोचा है आपने? देखिए, राजनीतिक जीवन में ये बड़ी समस्या हम सबके सामने है कि हम लोग इसी कश्मकश में रहते हैं कि परिवार को कैसे समय दें, कैसे कितना समय दें। और ये मैं समझता हूँ हर जगह होगा, हर परिवार में होगा। मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जो भी समय मिल पाए, खाली वक्त मिल पाए, अपने फैमिली को दूं, परिवार बच्चों के साथ बिताऊं, परिवार के साथ बिताऊं। और नए साल में कोशिश यही करूंगा कि जो भी समय मिल पाए मुझे राजनीतिक जीवन के अलावा, वो अपने परिवार को समय दूं। तो बच्चे सर डिमांड करते होंगे कि थोड़ा ज्यादा समय दीजिए, थोड़ा मतलब अपने लगातार बच्चे बड़े हो गए, बच्चे मेरे बाहर पढ़ भी रहे हैं, तो वो कुछ ही समय के लिए लखनऊ आना होता है उनका, बाकी तो वो स्कूल में रहते हैं, बोर्डिंग में है। बेटा मेरा जरूर यहाँ पे है, वो अभी पढ़ रहा है, छोटा है। तो मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत निकाल पाता हूँ समय, फिर परिवार के साथ ही रहता हूँ। सर, इन सब से इतर अगर आपके डिपार्टमेंट की बात की जाए, आप कार्य विभाग बहुत बड़ा विभाग है और सबसे बड़ी बात, राजस्व, सरकार के राजस्व की पूर्ति के लिए एक कहीं ना कहीं सिस्टम का बड़ा हिस्सा है वो। किस तरीके से आपके डिपार्टमेंट में क्या कुछ नया आप करने वाले हैं 2024 में? क्या नया संकल्प रहने वाला आपके डिपार्टमेंट को लेकर के? आप देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज हम लोगों के सामने एक तो राजस्व का बहुत बड़ा चैलेंज था। और आपने देखा होगा कि 2017 में जब हम लोग सरकार में आए थे तो प्रदेश में आबकारी का राजस्व 14,000 करोड़ था। आज हम लोग 50,000 करोड़ की बात कर रहे हैं। हम लोग ने टारगेट अपना जो बनाया है वो 31 मार्च 2024 तक, जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हो रहा है, उस फाइनेंशियल ईयर में करीब 50,000 करोड़ का राजस्व प्रदेश सरकार को देने का एक संकल्प है और एक टारगेट है, टारगेट बेस्ड काम को कर रहे हैं। तो एक तो यही है कि अगले 3 महीने में हम लोग इस टारगेट को अचीव करें। अभी तक कितना हो पाया है? देखिए, अभी तक मैं अगर बात करूँ नवंबर 30 नवंबर तक की अगर मैं बात करूँ तो करीब 28,000 करोड़ का हम लोग अचीव कर चुके हैं। तो 4 महीने में 22,000 करोड़ काफी बड़ा एक टारगेट है। हाँ, एक बड़ा टारगेट है। और लेकिन मैं समझता हूँ असंभव नहीं है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये जो 4 महीने का समय हमारा होता है, ये काफी पीक सीजन होता है, काफी अच्छा समय आबकारी के हिसाब से माना जाता है, क्योंकि काफी त्योहार भी इसमें होते हैं बीच में और एक हेल्दी सीजन भी है। तो देखिए, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको 50,000 करोड़ तक लेके जाएं। तो और सर, $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो एक मसौदा है योगी सरकार का, वो क्या एक बड़ा, मतलब आपके पास भी एक बड़ा टारगेट है $1 ट्रिलियन इकोनॉमी? देखिए, विपक्ष कभी कभी इस पे आलोचना करता है
$1 ट्रिलियन इकोनॉमी की जब बात हमारी सरकार ने करी, माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी, उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो था वो था कि हमारी जीडीपी बढ़े प्रदेश की। हमारी जीडीपी $1 ट्रिलियन की हो। और जीडीपी कैसे बढ़ेगी? जब प्रदेश में इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, जब प्रदेश में इंडस्ट्रियलिस्ट आके अपना उद्योग लगाएंगे। और उस कड़ी में एक सबसे बड़ा कदम आपने देखा होगा, इस साल फरवरी में जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर समिट हुआ, उसमें करीब 40 लाख करोड़ के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार को मिले। तो जब वो धरातल पे धीरे धीरे अब आ रहे हैं, 9 लाख करीब 17 लाख करोड़ का करीब फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होने जा रही है बहुत जल्दी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी शायद उसमें इसका उद्घाटन करेंगे। तो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी में ये सबसे बड़ा एक बेंचमार्क, ये हमारा कदम होगा जब हमारे प्रदेश में तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, और वो हो भी रहा है। लोग उसे आबकारी को जोड़ देते हैं। आबकारी विभाग केवल राजस्व देने का विभाग है, जो प्रदेश सरकार को एक राजस्व देता है, और राजस्व से जो ऑनगोइंग डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, उससे एक मैं समझता हूँ कि एक मदद मिल जाती है, या फिर अपना एक योगदान आबकारी विभाग छोटा सा योगदान देता है जी। इसको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी से नहीं जोड़ना चाहिए। हम केवल राजस्व दे रहे हैं, और हमारा ये भी मोटिव है कि हमारे प्रदेश में कोई जहरीली शराब या अन्य मादक पदार्थों से मौतें भी ना हो, जो स्प्यूरियस लिकर जिसे कहते हैं, तो उसको भी देखते हुए हम लोग काम करते हैं। सर, एक चीज आपने कही, अभी तमाम त्योहार आने वाले हैं, सेल बढ़ेगी, बड़ा टारगेट है, पर उस समय एक जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है जिम्मेदार नागरिक के तौर पर, कि एक तरीके से नशीले चीजों को लेकर के, कि मतलब जो बच्चे हैं वो इसका सेवन ना करें। आपने भी इसको लेकर के पिछले दिनों एक बात कही कि 18 साल से नीचे वाले बच्चों को ना दिया जाए, पर सर वो पैमाना कैसे तय होगा? क्या नए साल में उस पैमाने को तय करने के लिए कैसे कौन सा बच्चा आए? अगर कोई भाई उम्र में देखने में वो बड़ा लग रहा है पर उसकी उम्र असली में 18 साल से नीचे, तो अब कैसे वो पैमाना कैसे तय होगा सर? देखिए, 21 वर्ष से कम आयु को मदिरा सेवन नहीं करना है, और ना सर्व करनी है। ये एक हमारा आबकारी का नियम है, और मैंने हाउस में इसके बारे में जिक्र भी किया था, एक प्रश्न के जवाब में उत्तर दिया था जी। और जब हम लोग लाइसेंस देते हैं किसी बार को देते हैं, या कोई जो, उसमें ये साफ तौर पर लिखा होता है कि ये एक नियम है हमारा, अगर इस नियम को आप तोड़ेंगे तो फिर आपका लाइसेंस भी हम टर्मिनेट करेंगे, और प्लस जो कानून के दायरे में जो कार्रवाई हो सकती है वो कार्रवाई भी, चाहे आबकारी अधिनियम के तहत हो, चाहे वो आईपीसी के अधिनियम हो, जो भी कार्रवाई संभव है वो सब कार्रवाई होगी। दूसरी चीज, हमारी एनफोर्समेंट की टीम्स रहती हैं हर क्षेत्र में, एनफोर्समेंट की टीम्स लगी रहती है, उनका भी ये काम होता है कि वो मॉनिटर करते रहें कि कहीं ये नियम का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। ये एक पर्सपेक्टिव है, बाकी और भी पर्सपेक्टिव है उनके, वो और भी चीजें करते हैं, लेकिन ये एक पर्सपेक्टिव ये भी है कि 21 साल से कम उम्र के लोग अगर कोई बार इसका अनुपालन नहीं कर रहा है, इन शर्तों को तोड़ रहा है, तो वो एक रैंडम चेकिंग करते रहते हैं बार्स की, जो हमारे मतलब अमूमन कोई लेने जाए उस दौरान कोई ऐसी चेकिंग नहीं, रैंडम चेकिंग के दौरान रैंडम चेकिंग होता है। देखिए, ऐसा है कि जब उन्हें बार ओनर्स को भी पता है कि ये अधिनियम है, ये नियम है, हमें इसको नहीं तोड़ना है, तो मुझे लगता है कि ज्यादातर लोग इसे तोड़ते नहीं है। उन्हें भी डर रहता है, क्योंकि अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है, कोई अपना व्यापार कर रहा है, तो वो कानून के दायरे में अपना व्यापार करेगा, वो कानून तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। तो बहुत कम लोग ऐसे मिलते होंगे, या कभी कोई ऐसे केसेस निकल आते होंगे जहां पे उन्होंने इस अधिनियम अगर कोई तोड़े तो तोड़े, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी काम करने वाला व्यक्ति जो अपना व्यापार करना चाहता है वो किसी भी कानून को नहीं तोड़ेगा। एक सर, इससे इतर एक राजनीतिक सवाल, जिस तरीके से देश में इंडिया अलायंस की बात हो रही है, इंडिया अलायंस बना भी है, उनकी बैठकें भी हो रही हैं, आप कैसे देखते हैं? कितना मजबूत है इंडिया अलायंस? आप कैसे इस पूरे अलायंस को देखते हैं? कल हमने देखा जिस तरीके से पूरे देश में इंडिया अलायंस ने अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया सांसदों के निलंबन को लेकर के, और कहीं ना कहीं कल जब सारे दल एक साथ सड़कों पर उतरे तो उसका कहीं ना कहीं उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की। कितना मजबूत आप देखते हैं इंडिया अलायंस एनडीए के सामने? अब देखिए, इंडिया अलायंस की पहली परीक्षा अभी हाल ही में जो 5 स्टेटों में चुनाव हुए, वो एक पहली परीक्षा थी इंडिया अलायंस की जी। और
उनके उसमें लोग ये कहते हैं सर कि विधानसभा के पैमाने पे हमारी ये चीजें नहीं थी, हम लोकसभा के लिहाज से कर रहे हैं, मतलब ये उनका कहना है। आप नहीं, बट उनका अलायंस तो स्टेट लेवल पे भी था। जो उनके अलायंस पार्टनर थे वो स्टेट लेवल पे मिलकर चुनाव लड़ रहे थे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। तो जब आपने देखा कि 5 स्टेटों में चुनाव में क्या रिजल्ट्स आए, 3 स्टेटों में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, एक स्टेट में हमने पहले से बेहतर परफॉर्मेंस दी है तेलंगाना में। तो पहली चीज तो देखिए, पब्लिक जब वोट देती है, और राष्ट्रीय चुनाव और प्रदेश के चुनाव में सही कहा कि बड़ा अंतर होता है, वोटिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। प्रदेश के चुनाव में लोग प्रदेश के मुद्दों पे वोट देते हैं, राष्ट्रीय चुनाव में लोग प्रधानमंत्री किसको बनना चाहिए, कौन देश का नेतृत्व कर सकता है, इसको सोच के और राष्ट्रीय मुद्दों पे देख के वोट देते हैं, अपना मतदान करते हैं। आपने देखा कि इस बार चुनाव में प्रदेश के चुनाव में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे प्रदेश के लोगों ने प्रदेश के चुनाव में वोट दिया। तो आप इससे पैमाना लगा सकते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ कहां है। जब प्रदेश की सरकार बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी के चेहरे पे लोग विश्वास कर रहे हैं, तब जब राष्ट्र का चुनाव होगा, देश का चुनाव होगा, जो सीधे प्रधानमंत्री जी का अपना चुनाव होगा, जिसमें उनको चुन के आना है, उस चुनाव में आप समझ सकते हैं कि पब्लिक किस पैमाने पे उनका समर्थन करेगी। और यही पैमाना आज हम लोग जब ग्राउंड लेवल पे जब हम लोग काम कर रहे हैं और देखते हैं, हम लोग जब जाते हैं क्षेत्र में, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं प्रदेश सरकार का मंत्री हूं, मैं एक आम नागरिक की हैसियत से बात कर रहा हूं। लोगों का विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी ने जो गरीबों को जो वादा किया था, उन वादों को पूरा किया है, ग्राउंड पे दिख रहे हैं वो चीजें। आजकल नारा मोदी गारंटी दे रहे हैं आप लोग। हम मोदी गारंटी पब्लिक नारा दिया, पब्लिक नारा दे रही है कि ये मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी ने अगर हमसे कहा था कि हम चूल्हा प्रोवाइड कराएंगे, तो उनके पास पहुंचा। मोदी जी ने अगर गारंटी दी थी कि हम आयुष्मान कार्ड देंगे, तो वो आज पहुंच रहा है। मोदी जी ने अगर गारंटी दी थी कि हम किसान सम्मान निधि की शुरुआत करेंगे, उन्हें कुछ ना कुछ एक पेंशन के रूप में हम प्रोवाइड कराएंगे, तो वो उन्होंने दिया है, उन्होंने डिलीवर किया है। तो ये विश्वास पैदा हुआ है पिछले 10 वर्षों की राजनीति में, देश की सरकार ने मोदी जी के प्रति, लोगों के प्रति विश्वास पैदा हुआ है। और जो आपने इंडिया अलायंस की बात करी, उनका कोई भी अस्तित्व, क्योंकि ये सब छोटे छोटे दल, प्रदेश के दल हैं, छोटे छोटे दल एक साथ खड़े हुए हैं, सबके अपने अपने एजेंडे हैं, सब अपने अपने प्रदेशों में सत्ता में आना चाहते हैं, सबके अलग अलग उनकी विचारधाराएं हैं, कोई भी एक दूसरे से मेल नहीं खाती, सब एक दूसरे का विरोध करते आए हैं। बहुत सारे दल, चाहे ममता जी को ले लीजिए, उनका जन्म ही कांग्रेस का विरोध करने में हुआ है। आप शरद पवार जी की पार्टी को ले लीजिए, उनका जन्म ही जब कांग्रेस से उन्होंने डिफेक्शन किया, विरोध किया, तो उनकी पार्टी का जन्म हुआ है। लोग कांग्रेस के खिलाफ उनके साथ खड़े हुए हैं। आज कैसे जनता, उनकी पार्टी के कार्यकर्ता कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे कि आप कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं? भले ही एक साथ आ जाए, वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जनता ने सबकी सरकारों को देखा है, जनता भाजपा की सरकारों को भी देख रही है, मोदी जी की भी 10 वर्ष की सरकार को देखा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि ये अलायंस लड़ाई में ही नहीं है, हम इसको लड़ाई में ही नहीं मानते। आखिरी सवाल, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आप देख रहे हैं? 80 में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत रही? 80 मत कहिएगा, कुछ सीटें उन लोग को भी दे दीजिएगा, फिर भी कितनी? देखिए, आपने सबसे जो पहला प्रश्न किया था कि आपका संकल्प क्या है, तो ये संकल्प मेरा यही है, अब आखिरी प्रश्न में भी बोल रहा हूँ, संकल्प हमारा यही है कि उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटें हम जीत के जाएंगे। कुछ नहीं देंगे किसी को, न कांग्रेस को, न सपा को, किसी को कुछ लेने के लायक ही नहीं रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आप नितिन जी को सुन रहे थे, जिन्होंने 2024 को लेकर के अपने संकल्प के बारे में यूपी लाइव से बातचीत। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।